हेलो फ्रेंड। एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में बीपीएससी मेंस सिलेबस का एनालिसिस हमने किया था। उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 के जो खंड 1 है, भारतीय आधुनिक इतिहास तथा भारतीय संस्कृति, उस संबंध में हम आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। इसी के संबंध में जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पाल कला के संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसमें पाल कला के विभिन्न आयामों के साथ साथ इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं इसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ जो पूर्व के वर्षों में जो पाल कला से जो पूछे गए प्रश्न है उसका भी विश्लेषण करेंगे। साथ ही आगामी वर्षों में जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो संभावित प्रश्न हैं जो पाल कला से आ सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन पे आते हैं जो पूर्व के वर्षों में पूछा गया है। पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 पार्ट हो जाता है। पाल कला की मुख्य विशेषताएं, पाल काल के अंतर्गत भवन निर्माण की क्या क्या विशेषताएं थे तथा ये पाल कला तथा भवन निर्माण कला जो था उसमें बौद्ध धर्म के साथ उनका संबंध क्या था। तो तीन पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों पार्ट का जो डिफरेंट डायमेंशन में आप इसका उत्तर देंगे तो ही आप इसका लगभग 60 to 70% मार्क्स पा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो प्रस्तावना तो इंट्रोडक्शन, सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसमें देना होता है। इसमें पाल कला की मुख्य विशेषताओं में हम लोग देखते हैं कि जो पाल कला के जो 3 आयाम हो गए, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला या वास्तुकला। इसके जो मूर्तिकला के विभिन्न आयाम जो हो गए उसकी जो चर्चा करेंगे हम लोग। इसकी जो विशेषताएं हैं उसकी हम भी चर्चा करेंगे। इसी का चित्रकला का भी डिफरेंट आयाम है, उसकी जो विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि पाल काल में भवन निर्माण की विशेषताएं हैं उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध क्या है, उसके बाद निष्कर्ष। तो ये हम लोग 5-6 डिफरेंट आयाम पे हम आंसर देंगे तो ही हम लोग लगभग 60 to 70% मार्क्स ला सकते हैं। एक एक भारतीय संस्कृति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सही से तैयारी करते हैं तो लगभग 70% मार्क्स आप ला सकते हैं। तो अगले कुछ दिनों में हम जो बीपीएससी को जो मुख्य परीक्षा होगा उससे संबंधित प्रश्न पत्र पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। साथ साथ जो आगामी वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल एनबीके जीएस क्लासेस जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम पाल मूर्ति कला के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में एक पत्थर तथा कांसे से बनाकर एक नवीन मूर्तिकला की जो नवीन शैली विकसित हुआ जिसको कि तारानाथ के द्वारा पूर्वी भारतीय शैली कहा गया। ये सब कुछ कोटेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको जो प्रवर्तक थे 2 हैं इंपॉर्टेंट, एक धीमान एक है बीटपाल। धीमान है जो धर्मपाल के समय समकालीन थे और बीटपाल है जो देवपाल के समकालीन थे। इस समय जो कांसे की जो मूर्तियां होती है वो सांचे में ढांच कर बनाई जाती है। इसके प्रमाण नालंदा के जो मंदिर संख्या 13 है वहां से ये प्राप्त हुए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कांस मूर्तियां हैं जो कि ढांचे में डालकर बनाई जाती थी वो नालंदा, फतेहपुर, कुर्कीघर, अतिचक, इमादपुर, बोध गया, राजगीर से प्राप्त हुए हैं। इन मूर्तियों में मुख्यतः जो थे बुद्ध धर्म से संबंधित ज्यादातर थे। इसमें बौद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा की मूर्तियां मिली हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के साथ साथ जो विष्णु हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति भी यहाँ पे मिले हैं। तो ये सब कुछ कोट है जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गया एवं राजमहल के मिलने वाले भूरे और काले रंग के जो मुलायम विशाल पत्थरों से एक अलग तरह के वहाँ पे मूर्ति का निर्माण होता था। ये काले बेसाल्ट से निर्माण इसलिए किया जाता था कि ये मुलायम होते थे। मुलायम होने के कारण पत्थरों के मुलायम होने के कारण मूर्तिकला के लक्षणों एवं जो उसके जो वस्त्र आभूषण है उसको सूक्ष्मता से उकेरा जाना संभव हो सका था। इसमें ज्यादातर जो मूर्तियां हैं वो बौद्ध मूर्तियां ही हैं। इसमें अलंकार की प्रधानता है। इन मूर्तियों में अधिकतर जो है देवताओं के हैं लेकिन जो मुख्य जो है बुद्ध की मूर्तियां हैं। इसके बाद अलग जो दूसरे देवता हो गए वो विष्णु की हैं। ये जो काले बेसाट से जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें जो प्रधानता तो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां की। उसमें जो है अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो बौद्ध धर्म की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उससे संबंधित है। उनका जो
गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति जो सारनाथ गया में हुआ था, उसके जो प्रथम धर्म उपदेश मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन जो सारनाथ में दिया गया था, उसके बाद जो महा गौतम बुद्ध का जो निर्माण हुआ था, उन सबों की विवरणी इसमें दी गई है। तो ये सब कुछ कोट है, हम डिटेल से इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं क्योंकि आपको जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मूर्तियों के अलावा जो मृत भांड जो बर्तन है उसके भी अवशेष इसमें मिले हैं, जिसका कि उपयोग दीवारों पे सजावट के लिए किया जाता था। इसमें हम लोग धार्मिक जीवन के साथ साथ जो समान जीवन है उनके भी दृश्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो मृत भांड के। इसमें जो हम इसका जो एक्चुअली कोई चीज आप लिखते हैं तो उसका अगर एग्जाम्पल देते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो ऑथेंटिक होता है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि जो मृतभांड मिले हैं वो विक्रमशिला महाविहार के अवशेष से बहुत सारे मृतभांड मिले हैं। इसमें कलात्मक सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक तख्ती है जिस पर कि एक स्त्री बैठी हुई मुद्रा में दिखाई देती है। तो ये सब कुछ जो मूर्तिकला की विशेषता है उसको आपको कोट करना पड़ेगा। इसकी जो वो मूर्ति किस तरह से है उसके यहाँ पे वर्णन किया गया है कि दाहिने पैर बाएं हाथ पे रखा हुआ है, दाहिने पैर बाएं पैर पे रखा हुआ है तथा शरीर झुका हुआ है, एक हाथ में आईना लिए वह अपने रूप को निहार रही है तथा दूसरे हाथ की उंगलियों से अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। तो ये सब कुछ कोट है जिसको कि आपको देने की आवश्यकता है। अब तो डिफरेंट आयाम हो गया। अब मूर्तिकला की विशेषताएं क्या क्या थी उस समय, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पाल मूर्ति कला पे सारनाथ कला या जो मथुरा कला है उसका प्रभाव माना जाता है, जिसके अंतर्गत की जो मूर्तियां बनाई जाती है वो हल्के इकहले बदन और पारदर्शी वस्त्र पानी मूर्तियां प्रमुख हैं। तो ये सब कुछ विशेषताएं पाल मूर्ति कला जो कि आपको नोट करने की आवश्यकता है आपको। इसमें पाल शैली में जो मूर्तियां बनती थी उसमें भाग भंगिमाओं की अधिकता थी, अलंकरण और लक्षणों की प्रधानता था। इसमें एक ये भी है जो इस शैली में जो है अंग प्रत्यंग का जो चप्पल होता है चलता हुआ दिखाई देता है, वो अभांग इस शैली की विशेषताएं हैं पाल शैली की। इसमें बोधिसत्व तथा दूसरे देवताओं की मूर्तियों में जो बनाई गई उसमें नारी सौंदर्य और शक्ति का समावेश किया गया, ये कुछ विशेषताएं पाल मूर्ति कला की। अब हम लोग देखते हैं कि जो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं काले बिरछाड़ से जो बनाए जाते थे पत्थरों पे, वो मुलायम होने के कारण मूर्तिकला के जो लक्षण होता है वस्त्राभूषण को सूचने से उकेरा जाना संभव हो सकता था। पाल मूर्तियां लेख युक्त होती थी, इसमें तिथियां अंकित होती थी, तो इस कुछ विशेषताएं हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अधिकांश जो मूर्तियां वो देवी देवताओं की ही मूर्तियां हैं। इसमें लौकिक विषयों से संबंधित मूर्तियां हैं उसका अभाव पाया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पाल मूर्तियां हैं उसमें बौद्ध धर्म के तंत्रवाद का काफी प्रचलन हो गया था, तो तंत्र से भी प्रभावित उस समय की मूर्तियां थी। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसको कि आपको मेंशन करने की आवश्यकता है। अगर हम सोचते हैं कि इतना इतना डायमेंशन आप अगर याद कर लेते हैं, कहीं कहीं नोट कर लेते हैं, तो आप पाल मूर्तिकला से कुछ भी अगर प्रश्न आता है तो उसका आंसर आप सही तरीके से दे सकते हैं। अब हम पाल चित्रकला पे आते हैं। तो पाल शैली भारत में लघु कला के सबसे प्राचीन उदाहरण है। जो मिनिएचर था सबसे पहले पाल शैली में ही पाल चित्रकला के ही उदाहरण मिलते हैं, जिसमें इसकी विशेषता की चक्रधार लेखा तथा वर्ण की हल्की आवाएं इसमें देखने को मिलता है। पाल शैली था जो नेपाल तिब्बत बर्मा श्रीलंका और जावा तक पहुंचा है। इसमें सबसे पहले ताल पत्र पे इस शैली के चित्र बनाए जाते हैं कि बाद में कागज पे भी इस पाल शैली के चित्र को बनाया जाने लगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तालपट पर जो पांडुलिपियां का चित्रण होता था उसके लिए दीवारों पे भी चित्र बनाने का उदाहरण भी इसमें मिलता है, जिसमें दो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्षरिक प्रज्ञा परमित तथा पंचरच। तो ये सब कुछ है जो आपको अगर मेंस में लिखते हैं तो आपका आंसर सही होगा। ताकि इसमें लगभग 100 मिनिएचर होते हैं जिसमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्यों को इसमें दर्शाया गया है। इसमें कुछ रंगों का प्रयोग किया जाता था जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। हम लोग देखते हैं कि पांच चित्रकला के एक अनुरूप जो भित्ति चित्र था, जो दीवारों पर जो चित्र बनाया जाता था, जो कि नालंदा जिला के सलाई स्तर से इसको प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित एक बड़े चबूतरे का निचले भाग पे कुछ ज्यामितीय आकार, फूलों का आकार तथा मनुष्यों तथा पशुओं का चित्रण किया गया है। इनमें देखते हैं कि घोड़ा, हाथी, नर्तकी, बोधिसत्व तथा जम्भाला प्रमुख है। तो ये कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसकी विशेषताओं पे हम आते हैं। पाल शैली की विशेषताएं डिफरेंट आयाम, उसमें जो चित्रकला के जो मिला है उसकी चर्चा हम किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम आयाम पे देख रहे हैं कि शैली की जो चित्रकला तो बंगाल के पार
की तरफ प्रसर किया गया जो कि बौद्ध धर्म के संरक्षण थे। इसी तरह जो इसकी चित्रकला में बौद्ध धर्म से के डिफरेंट लक्षण इस पे दिखाई देते हैं। पांच चित्रकला की जो विशेषता है, इसकी चाकदार लेखा तथा वर्ण की हल्की आभाएं हैं। जो पाल शैली और प्राकृतिक शैली है, जिसमें कि उस समय के जो समकालीन कांस्य पाषाण मूर्ति कला बनाया जाता था, उसके आदर्श रूप में इसमें चित्रकला में दिखाई देते हैं। अब इसमें है कि जो ताड़पत्र पे जो चित्र बनाए जाते थे, उसमें उसमें क्या किया जाता था कि बीचों बीच भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित चित्र सजाए जाते थे तथा दोनों किनारों पे बड़े तथा सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। हम पहले ही बोल चुके, जो पांच उसमें जो मूर्तियां होती थी उसमें तिथि युक्त होती, इसमें डेट लिखा जाता था या कुछ और अक्षर लिखा जाता था। इसमें हम लोग देखते हैं जो पाल चित्रकला है वो अजंता तथा बाघ की जो शास्त्रीय कला था उसका प्रतिबिंब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। साथ ही जो बौद्ध धर्म के जो तंत्रवाद था उसका भी प्रभाव वो पाल चित्रकला पे देखने को मिलता है। तो मूर्तिकला तथा चित्रकला के बाद हम स्थापत्य कला पे आते हैं। स्थापत्य कला में हम लोग देखते हैं कि ये जो भी उसमें निर्माण होते थे वो पक्की ईंटों पे आधारित होते थे। जितने भी निर्माण हुए सब पक्की पे आधारित था। नालंदा के जो महाविहार है वहां से कुछ अवशेष जो मिले हैं, जिससे पाल वास्तुकला के उदाहरण मिलते हैं। कि एग्जाम्पल आपको देना एक मस्त है, कुछ भी आप कहते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बिहार तथा बंगाल में अनेक स्थानों में बिहार तथा चैत, बिहार और चैत आप लोग समझते हैं, बिहार जो कि बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान होता था तथा चैत जो होता था वो बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते थे। इसमें हम लोग देखते हैं जो गोपाल वंश के जो संस्थापक गोपाल, उनके द्वारा नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण किया गया था तथा सोमपुर तथा उदनपुरी मठों का निर्माण किया गया था। उदनपुरी का अवशेष अब फिलहाल देखने को नहीं मिलता, अभी फिलहाल वर्तमान में नहीं। इसमें हम लोग देखते हैं कि तीन महाविहार बनाया गया था, उदनपुरी, नालंदा तथा विक्रमशिला। उदनपुरी गोपाल के द्वारा बनाया गया था लेकिन अभी अब नहीं है। नालंदा विश्व महाविहार की स्थापना गुप्त काल में हुआ था, लेकिन काफी सारा जो निर्माण कार्य है वो पाल काल में देखने को मिलता है तथा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला महाविहार को बनाया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में जो अतिचंग से जो विक्रमशिला है, स्थान अतिचंग जहाँ पे विक्रमशिला महाविहार है, वहाँ पे पाल जुगीन स्थापत्य की विशेषता वहां पे देखने को मिलती है। यहाँ पे है कि एक ही जगह मंदिर और स्तूप के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, दोनों ईंट से बने हुए हैं। इसमें पत्थर और मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां यहाँ पे पाई गई है। साथ साथ इसके जो बाहरी हिस्से पे उसमें मिट्टी के तख्तियों से सजावट करने का काम यहाँ पे मिलता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसको कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो बिहार के अलावा जो पहाड़पुर की जो खुदाई होती है उसमें भी पालजुगिन भवन और स्मारकों के अवशेष मिले हैं। इसमें देखते हैं कि जो धर्मपाल के शासनकाल में विशाल मंदिर के अवशेष यहाँ पे पहाड़पुर में मिलते हैं। इसके अलावा एक कहलगाम का गुफा मंदिर, गया का विष्णु पद मंदिर का अर्थ मंडप तथा सूरजगढ़ तथा जय मंगल के जो मंदिर है वो देखने वो उस समय के पालजुगिन भवन और स्मारक के अवशेष हैं। तो ये सब वो कोट है जिसको कि आपको एग्जाम में कोट करेंगे तो आपको आंसर सही होगा तथा अधिक से अधिक मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके अलावा 1016 ईस्वी के जो एक सारनाथ लेख मिला है उसमें जो पाल शासक महिपाल ने काशी यानी बनारस में अनेक भवन और मंदिर स्थापित करने के लिए अपने जो भाई थे स्थिरपाल तथा बसंतपाल को आदेश दिया था। तो ये आप स्थापत्य एवं वास्तुकला लिखते हैं तो इसको एक सारनाथ लेख को जरूर आप उल्लेख कीजिए। इसके अलावा रामपाल ने रामावती नामक एक नया नगर बसाकर वहां भवन और मंदिर बनवाए थे। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जो चित्रकला है, मूर्तिकला तथा स्थापत्य एवं वास्तुकला है, तो डिफरेंट आयाम तथा उसकी विशेषताओं की चर्चा हमने आपके साथ किया है। अब आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसी बिंदु को आप करके अपने आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो आगामी वर्षों में पूछे जाने वाले दो संभावित प्रश्न की यहाँ पे चर्चा किया है। इसमें है कि पाल काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पाल काल पे बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव था इसकी विवेचना कीजिए। साथ साथ दूसरा जो प्रश्न मेरा है कि बिहार में मौर्य कला का उत्तरोत्तर विकास पाल कला के रूप में हुआ, इसकी स्पष्ट करें। तो अगर आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये दोनों आंसर लिख के जो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ के आप अपना आंसर इस पर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके आंसर को एग्जामिन करके आपको वापस कर दूंगा। तो आप
जो 67 तथा 68 बीपीएससी जो मेंस का जो सिलेबस मैं करने वाला हूँ उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख के बताइए कि आपका क्या सुझाव इस पे है, तथा आप एक बेल बटन को क्लिक कीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।